Hello everyone, welcome back to my channel अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है क्लास 10 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इंग्लिश रीडर की बुक का चैप्टर नंबर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर का ओवरव्यू, करेक्टर्स, देन इवेंट वाइज डिटेल्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट इट। अगर हम बात करें इस चैप्टर की तो ये चैप्टर है स्टोरी एक साइंटिस्ट की, रिचर्ड एच एब्राइट। राइट, बहुत ही छोटी एज में उनका जो जर्नल है वो पब्लिश हुआ था, उनके और उनकी फ्रेंड का। ही वाज ओनली 22 ईयर्स ओल्ड जब वो एक साइंटिस्ट बन गए थे। बहुत ही छोटी एज से उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी कुछ नया सीखने की, करने की, और सक्सेसफुली बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। और बहुत ही छोटी एज में बहुत ही रिमार्केबल होती है उनकी ये जर्नी। और एक छोटी सी एज यानी 22 ईयर्स की एज में बहुत ही यंग होते हैं जब वो एक बहुत ही पॉपुलर और फेमस साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे उनकी स्टोरी की, उनकी लाइफ की जर्नी क्या थी, कैसे थी, किस तरह से वो पॉपुलर साइंटिस्ट बने, कब उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने बहुत ही छोटी एज से शुरू कर दिया था, उनको बहुत शौक था कॉइन्स वगैरह कलेक्ट करने का। एंड व्हेन ही वाज इन ग्रेड 3 उनके फादर जो थे एक्सपायर हो गए, ही पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली इन ग्रेड 3। उसके बाद उनकी मदर जो थी उनकी ट्रू कंपेनियन थी, और उन्होंने उसकी ये जो क्यूरियोसिटी है उसको रिमेन अलाइव रखा। एंड द क्यूरियोसिटी शी ट्राइड टू केप्ट इट अलाइव, और उनको थ्रू आउट हेल्प किया उनकी लाइफ में। राइट, तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर का ओवरव्यू, देन बात करेंगे करेक्टर्स की। चैप्टर इट इज अ स्टोरी अबाउट द ग्रेट साइंटिस्ट रिचर्ड एच एब्राइट। ये कहानी है एक ग्रेट साइंटिस्ट रिचर्ड एच एब्राइट की। He had a habit of collecting butterflies, rocks, fossils, coins since he was a kid. जब वो छोटे बच्चे थे तभी से उन्हें शौक था बटरफ्लाइज, रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स, इन सबको कलेक्ट करने का। He started scientific research on the life of butterflies. बहुत ही छोटी एज में उन्होंने बटरफ्लाइज की लाइफ के ऊपर साइंटिफिक रिसर्च शुरू कर दी थी। His curiosity and a will to win for the right reasons made him successful. उनकी क्यूरियोसिटी और उनकी इच्छा शक्ति जीतने की, लाइफ में कुछ करने की, कुछ बनने की ने उन्हें सक्सेसफुल बनाया लाइफ में। एंड at the age of only 22, when he was only 22, he was a successful scientist. अब बात करेंगे स्टोरी के कैरेक्टर्स की। और आपको राइटर और मेन प्रोटैगनिस्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। स्टोरी लिखी है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने, पर प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी के रिचर्ड एच एब्राइट। राइट, सो सबसे पहला करेक्टर है रिचर्ड एच एब्राइट, जो मेन करेक्टर है हमारी स्टोरी के। अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट है। ही इज नोटेड फॉर हिज वर्क ऑन सेल एंड रीडिंग ऑफ डीएनए, और उनको उनके जो काम है सेल के ऊपर, ठीक है, और डीएनए के ऊपर जो उन्होंने रीडिंग किया उसके लिए जाना जाता है। रिचर्ड्स मदर, एन एनकरेजिंग मदर हु सपोर्टेड हिम इन एवरी वे। एक बहुत ही एनकरेजिंग मदर है जिन्होंने रिचर्ड को पूरे लाइफ टाइम सपोर्ट किया हर तरीके से। डॉक्टर फ्रेडरिक एक प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं। ही डिड रिसर्च ऑन मोनार्क बटरफ्लाइज, उन्होंने मोनार्क बटरफ्लाइज पे रिसर्च की थी। एंड प्रोवाइडेड गाइडेंस टू रिचर्ड फॉर हिज प्रोजेक्ट्स, और उन्होंने रिचर्ड को जहां भी जब भी कोई गाइडेंस चाहिए थी उसके प्रोजेक्ट्स के लिए तो वो हेल्प प्रोवाइड की। तो रिचर्ड की लाइफ में डॉक्टर फ्रेडरिक का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उनको गाइडेंस देने में और उनके सक्सेसफुल होने में। Next character is Richard A. Weyherer. He was Richard's social studies teacher. ये रिचर्ड के social studies teacher थे। He helped Richard to become a good debater and a public speaker. इन्होंने रिचर्ड को हेल्प की एक अच्छा स्पीकर और एक पब्लिक स्पीकर बनने में और गुड डिबेटर बनने में। तो हमें ये भी पता चलेगा स्टोरी में आगे कि जो रिचर्ड है वो सिर्फ अच्छा साइंटिस्ट नहीं है, वो गुड पब्लिक स्पीकर भी है और डिबेटर भी है। जेम्स आर वोंग, a fellow scholar who worked with Richard on a project. एक फेलो स्कॉलर यानी उनके साथ वाले स्कॉलर जिन्होंने रिचर्ड के साथ प्रोजेक्ट पर काम किया था। तो अब बात करेंगे चैप्टर की समरी की। चैप्टर शुरू होता है रिचर्ड की सक्सेस बहुत ही यंग एज में, जो मैंने आपको बताई कि वो सिर्फ 22 ईयर्स के थे जब उनका जो नाम है उनके फ्रेंड के साथ पब्लिश हुआ था एक साइंटिफिक जर्नल में जिसका नाम है प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। तो उनका और उनके नाम, फ्रेंड का नाम, ठीक है, जेम्स वोंग हमने देखा था ना, वो और रिचर्ड, इन दोनों का नाम इस साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश हुआ था। और ये पहले कॉलेज स्टूडेंट्स थे जिनका नाम इस साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश हुआ। ये बहुत ही रेयर और बड़ी अचीवमेंट थी, और उस टाइम पे जो रिचर्ड थे वो सिर्फ 22
ईयर्स के थे। तो ये एक बहुत ही बड़ी अकम्पलिशमेंट थी, अचीवमेंट थी रिचर्ड के लिए। देन हमें रिचर्ड के चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है। रिचर्ड जो है ओनली चाइल्ड थे अपने पेरेंट्स के, इकलौते बेटे थे और वो पेनिसिल्वेनिया यूएसए में रहते थे। फुटबॉल और बेसबॉल खेलने का स्कोप नहीं था, तो उन्होंने एक हैबिट शुरू की कलेक्शन की। वो रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स, बट इन सबको कलेक्ट करते थे, ठीक है। और इसके साथ साथ ही वाज वेरी मच इनटू एस्ट्रोनॉमी। उनको एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत इंटरेस्ट था और वो पूरी पूरी रात बैठ के स्टार्स को गेज करते रहते थे, देखते रहते थे। डिस्क्राइब किया गया रिचर्ड की मदर को कि वो उसकी ट्रू कंपेनियन, ट्रू फ्रेंड थी। रिचर्ड सिर्फ थर्ड क्लास में थे जब उनके व्हेन हिज फादर पास्ड अवे, तो सिर्फ रिचर्ड की मदर ही थी जिन्होंने उनका हमेशा ध्यान रखा, उनको सपोर्ट किया हर चीज में। उनको टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, कोई भी इक्विपमेंट्स चाहिए लर्निंग के लिए वो दिए। उनको कलेक्शन के लिए कोई भी हेल्प चाहिए थी तो वहां पर भी हेल्प करती थी। उनके फ्रेंड्स को बुलाती थी घर पे कि वो उनके साथ खेलें, खुद भी उनके साथ खेलती थी। इवन स्कूल टाइम पे पढ़ाई में भी वो उनको हेल्प करती थी, जिसकी वजह से रिचर्ड के हमेशा टॉप ग्रेड्स आते थे स्कूल में। देन फर्दर चैप्टर में ये बताया कि जब रिचर्ड सेकंड क्लास में थे तो उन्होंने ऑलमोस्ट 25 स्पीशीज कलेक्ट की थी बटरफ्लाइज की, एज उन्हें कलेक्ट करने का शौक था। बट धीरे धीरे उनका जो इंटरेस्ट है वो खत्म होने वाला था, लेकिन उनकी मदर ने उन्हें एक बुक गिफ्ट की, दैट वाज द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 बुक। और इस बुक का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 बुक, जिसने उनके अंदर ये जो बेसिकली बटरफ्लाई की स्पीशीज है इनको रीड करने का, और उसके अंदर ये भी मेंशन किया था कि किस तरह से जो मोनार्क बटरफ्लाइज है वो ट्रेवल करती है सेंट्रल अमेरिका में। और इस बुक को पढ़ने के बाद उनका जो इंटरेस्ट था अबाउट रिसर्चिंग मोनार्क बटरफ्लाइज वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, और इस बुक ने ही उनको हेल्प किया अपने इस इंटरेस्ट को आगे ले जाने में और एक साइंटिस्ट बनने में। एज उस बुक में मेंशन था माइग्रेटिंग पैटर्न मोनार्क बटरफ्लाइज का सेंट्रल अमेरिका के लिए, बुक के एंड में रिचर्ड को एक इन्विटेशन मिला जिसमें था कि वो बेसिकली स्टडी कर सकते हैं बटरफ्लाइज के, उनकी टैगिंग को, राइट, माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज को स्टडी कर सकते हैं। और उसमें लिखा था कि वो बटरफ्लाइज को टैग कर सकते हैं डॉक्टर फ्रेडरिक के इंस्टीट्यूट के रेफरेंस में, टोरंटो कनाडा। सो इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि वो रिसर्च करेंगे मोनार्क बटरफ्लाइज पे। पर लास्ट समर जो बेसिकली समर के एंड में 6 वीक्स के लिए ही ये बटरफ्लाइज अवेलेबल होती हैं, तो उन्होंने सोचा कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है एक एक बटरफ्लाई को पकड़कर टैग कर पाना, तो वो रेज करेंगे एक स्टॉक बटरफ्लाइज का खुद से। सो अपने रिसर्च को पूरा करने के लिए उन्होंने सोचा कि वो एक फीमेल मोनार्क को कैच करेंगे। उन्होंने वही किया और फिर उसकी डेवलपमेंट को स्टडी किया कि किस तरह वो एग से एक कैटरपिलर और फिर बटरफ्लाई बनी, राइट। और उन्होंने फिर उसके विंग्स को टैग किया और उन्हें फ्री कर दिया। अब ये काम करने के बाद वो उनका इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे खत्म होने लग गया, बिकॉज उन्हें लगता था कि ये काम बहुत टेडियस है और इससे उन्हें कोई ज्यादा फीडबैक मिल नहीं रहा है, तो उनका इंटरेस्ट जो है लूज होना शुरू हो गया मोनार्क बटरफ्लाइज की स्टडी में। रिचर्ड 7th क्लास में थे जब वो काउंटी साइंस फेयर गए और उन्होंने वहां पे अपनी जो है फ्रॉग की स्लाइड्स डिस्प्ले की। इवन दो उन्हें कोई प्राइज नहीं मिला, कोई अवार्ड नहीं मिला, वो जीत नहीं पाए, लेकिन उन्होंने वहां पे बहुत सारे रियल एक्सपेरिमेंट्स देखे और उन्हें ये समझ आ गया कि अगर उन्हें एक साइंटिस्ट बनना है या साइंस की फील्ड में अपना नाम करना है तो उन्हें रियल एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। और वो ये सोचते हैं कि नेक्स्ट ईयर वो कोई रियल एक्सपेरिमेंट करके इस फेयर में पार्ट लेंगे। सो अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए रिचर्ड ने हेल्प ली डॉक्टर फ्रेडरिक से और उन्होंने उसे हेल्प किया। उन्होंने रिसर्च शुरू की कि मोनार्क बटरफ्लाइज किस वजह से मरती हैं या उनको वायरल डिजीज किस वजह से होती है, राइट। उन्हें लगता था कि ये किसी बीटल की वजह से होती है और उन्होंने रेस करना शुरू किया मोनार्क कैटरपिलर्स को, और उन्हें पता चला कि मोनार्क कैटरपिलर्स बीटल की वजह से नहीं मिलते और उन्हें अपनी इस रिसर्च के लिए प्राइज मिला जब वो 8th ग्रेड में थे, फिर से काउंटी साइंस फेयर में। सो नेक्स्ट ईयर जो 7th ग्रेड में उनको नहीं मिला था, वो 8th ग्रेड में उनके नए प्रोजेक्ट के लिए उन्हें अवार्ड मिला और हेल्प की डॉक्टर फ्रेडरिक ने उनको। रिचर्ड का जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट था वो वाइसरॉय बटरफ्लाइज पे था, एक टेस्टिंग थ्योरी की वाइसरॉय बटरफ्लाइज जो है कॉपी करती है मोनार्क बटरफ्लाइज को, बिकॉज जो बर्ड्स हैं वो मोनार्क्स को खाना पसंद नहीं करते, इसलिए वाइसरॉय बटरफ्लाइज खुद की लाइफ को बचाने के लिए मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं। उन्होंने फर्दर ये डिस्कवर किया कि एक जो स्टारलिंग बर्ड होता है वो सिर्फ मोनार्क्स को ही खाता है, किसी और ऑर्डिनरी बर्ड फूड को नहीं खाता। और उनकी इस रिसर्च को जो जूलॉजी डिपार्टमेंट है उसने फर्स्ट डिवीजन दिया और काउंटी साइंस फेयर में उन्हें 3rd प्राइज मिला इस डिस्कवरी के लिए या इस रिसर्च के लिए।
रिचर्ड सेकेंड ईयर में थे हाई स्कूल के, जब उन्होंने एक नई डिस्कवरी की जिसमें उन्होंने ये देखा कि एक न्यू हार्मोन है जो लाइफ ऑफ सेल्स को लीड करता है। और उन्होंने इसमें क्या डिस्कवरी करनी शुरू की कि जो 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं मोनार्क के प्यूपा पे, वो किस काम के होते हैं। और इस रिसर्च में उनको एक और साइंस स्टूडेंट ने हेल्प की और उन दोनों ने ये फाइंड आउट किया कि एक बटरफ्लाई की डेवलपमेंट के लिए होते हैं जो टाइनी गोल्ड स्पॉट्स हैं उसके प्यूपा पे। इस डिस्कवरी के लिए रिचर्ड को काउंटी साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज मिला और उनकी एंट्री हो गई इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में। काउंटी साइंस फेयर के फर्स्ट प्राइज के साथ साथ उन्हें थर्ड प्राइज मिला जूलॉजी में और एक चांस मिला काम करने का एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में, किसकी, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च समर के टाइम पे। तो उन्हें ये सारी अचीवमेंट्स मिली अपनी डिस्कवरीज के लिए, अपनी रिसर्च के लिए। रिचर्ड ने अपनी रिसर्च को मोनार्क प्यूपा पे कंटिन्यू रखा और उन्होंने ये थ्योरी दी कि जो गोल्ड स्पॉट्स हैं वो बहुत जरूरी है किसी भी मोनार्क बटरफ्लाईज के विंग्स को नॉर्मल शेप होने में। अगर गोल्ड स्पॉट्स नहीं होंगे तो उनके विंग्स जो है वो नॉर्मल शेप अप नहीं होंगे। समर के बाद रिचर्ड ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और स्टडी किया हार्मोन्स और डीएनए को स्टडी करना। एंड उसको स्टडी करते करते उन्होंने कोशिश की कि एक्सरे फोटोज से वो ब्लूप्रिंट ले सकते हैं डीएनए का और उसको स्टडी कर सकते हैं। देन उन्होंने और उनके जो फेलो स्कॉलर थे जेम्स वोंग, इन दोनों ने इसके ऊपर काम किया डीएनए एंड हार्मोन्स के। और फाइनली इन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए एक पेपर भी लिखा। 1510 स्टूडेंट्स में से रिचर्ड अपनी यूनिवर्सिटी में सेकंड पोजीशन पर आए और उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट स्कॉलर रिसर्चर बन गए और उन्होंने अपनी नई थ्योरी पे काम करना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट शुरू किया। और ये नई थ्योरी क्या थी, जो बहुत सारे डिजीज से और कैंसर से प्रिवेंट कर सकती थी। देन ऑथर डिस्क्राइब करते हैं कि रिचर्ड सिर्फ एक अच्छे साइंटिस्ट नहीं, ऑलराउंडर थे। वो अच्छे पब्लिक स्पीकर थे, चैंपियन डिबेटर थे, अच्छे फोटोग्राफर थे। ही वॉज एन आउटगोअर, वो घूमना फिरना भी पसंद करते थे। तो वो हर तरह की फील्ड में बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही ऑलराउंडर काइंड ऑफ पर्सन थे। सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं, वो ओवरऑल हर फील्ड में ही वॉज परफेक्ट। हाई स्कूल में रिचर्ड पार्ट थे एक डिबेटिंग इन द मॉडल यूनाइटेड नेशनल क्लब्स के, जहां पर वो अपने सोशल स्टडीज के टीचर रिचर्ड ए वियहेयर से मिले और वो उन्हें बहुत ज्यादा एडमायर करते थे। उन्होंने उन्हें बहुत हेल्प की एक गुड डिबेटर और पब्लिक स्पीकर बनने में। मिस्टर वियहेयर जो है डिस्क्राइब करते हैं रिचर्ड को एज अ ट्रू साइंटिस्ट। वो कहते हैं कि वो एक सच्चे साइंटिस्ट हैं जो दिल से काम करते हैं, निष्ठा से काम करते हैं। उन्होंने कभी भी कंपटीशन के सेंस में डिस्कवरीज नहीं की, कंपटीशन भी किया तो अपने से ही, खुद से ही किया और बेस्ट प्रूव करने की कोशिश की। ही वॉज ए नाइस पर्सन, वो एक ऑलराउंडर थे और एक सच्चे साइंटिस्ट थे। और उनके एक सच्चे साइंटिस्ट होने का रीजन है कि उनका जो ब्रेन है वो फर्स्ट क्लास था, उनका ब्रेन बहुत शार्प था एंड उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी। बिकॉज साइंस इन्वेंशन क्या है, क्यूरियोसिटी से आती है। व्हेन यू आर क्यूरियस यू इन्वेंट थिंग्स। सो उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी एंड मोर ओवर ही हैज डिजायर और विल टू विन। उनके अंदर जो विल पावर थी जीतने की, कुछ करने की, उन्हें बनाती है एक ट्रू साइंटिस्ट। अगर हम बात करें चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो कुछ लिमिटेड से क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड्स लाइफ? एक बुक थी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 जो उनकी मदर ने उन्हें गिफ्ट की थी, जिसकी वजह से जब उनका इंटरेस्ट हट चुका था, उन्हें लगा कि टेडियस काम है, कोई फीडबैक नहीं मिल रहा बटरफ्लाईज को स्टडी करके, तो उस बुक ने उन्हें होप दी मोनार्क बटरफ्लाईज को रीड करने की और एक टर्निंग पॉइंट बन गया उनकी लाइफ का। How did his mother help him? उनकी मदर ने कैसे हेल्प की? उनके फादर जो थे वो थर्ड ग्रेड में तभी ही पास्ड अवे। सो हिज मदर वाज हिज ट्रू कंपेनियन। वो थ्रू आउट उनकी लाइफ में उनकी साथ रही, हर रिसर्च में सपोर्ट किया, उन्हें टेलीस्कोप्स, कैमराज, माइक्रोस्कोप सब प्रोवाइड किए, सारे इक्विपमेंट्स। उनकी फ्रेंड बनी और उनके साथ उनको हेल्प भी किया स्टडी में स्कूल लेवल तक। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पेरेंट्स नीड टू बी अ कंपेनियन टू अ चाइल्ड, कमेंट इन रेफरेंस या इलेबोरेट इन रेफरेंस टू द चैप्टर द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। तो उनकी मदर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनके साइंटिस्ट बनने में।
What did Ebright learn from his failure at the science fair? वो वहां पर क्या लेके गए थे, स्लाइड्स लेके गए थे फ्रॉग के, and he realized that he can win when he will do real experiment, और उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट शुरू किया और नेक्स्ट ईयर वो वहां पर जीत कर आए। टू कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एब्राइट इन साइंस, पहली कॉन्ट्रीब्यूशन थी उन्होंने फाइंड किया जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं मोनाक्स के वो उनको हेल्प करते हैं बेटर डेवलपमेंट में, और सेकेंड था उन्होंने ये बताया कि सेल्स से हम स्टडी कर सकते हैं उसके डीएनए को। हॉबीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ, इलेबोरेट। हॉबीज एक इंसान की लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कलेक्टिंग रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स और बटरफ्लाइज हॉबी थी एब्राइट की, जिसको उसने धीरे धीरे रिसर्च में कन्वर्ट किया एंड ही बिकेम अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो आप इसको इलेबोरेट कर सकते हो और कॉन्ट्रीब्यूशंस में डाल सकते हो। व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज फॉर बिकमिंग अ साइंटिस्ट, और ये मिस्टर वियरर ने भी कहा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो क्या क्वालिटीज बता रहे हैं ट्रू साइंटिस्ट की, या क्या क्वालिटीज होती हैं साइंटिस्ट की। तो ही शुड हैव अ फर्स्ट रेट माइंड, ही शुड बी क्यूरियस एंड ही शुड हैव अ विल टू विन। ठीक है, और उसके अंदर हमेशा एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए टू लर्न न्यू थिंग्स, टू एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स। सो ये है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड समरी। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर है। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। क्लास 10 से रिलेटेड और भी वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं, ग्रामर और राइटिंग स्किल्स भी अपलोडेड हैं, तो चैनल को फॉलो कीजिए और प्रिपेयर कीजिए अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।